वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पढ़ा था कि अगर चार्ज मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में तो ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और मोशन में भी है तो उसकी भी कुछ कंडीशंस थी कि किस केस में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन रेस्ट पर है तो कोई फोर्स वो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब हमें अपने को मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल स्टडी करना है कि वो कैसे, किस तरह का पाथ फॉलो करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड में है। तो पहली जो फोर्स के लिए फार्मूला मिला था अपने को, वो मिला था F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी। ये फार्मूला है, और ये फार्मूला बोल रहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड बी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। और अगर इसके लिए हम इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो ये हो जाएगा F इक्वल टू क्यू बी बी साइन थीटा। ये पहली कंडीशन हो गई। अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो पहली कंडीशन है व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो वेलोसिटी वेक्टर है चार्ज पार्टिकल का वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो सिंपल सी बात है थीटा इक्वल टू 0 होगा या 180 होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो ये जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा 0। मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में उसी के पैरेलल मूव कर रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। सेकंड केस है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, मतलब एंगल बिटवीन बी एंड बी becomes 90 degree. If theta equal to 90, then above equation F equal to Q B B sin 90, or being sin 90 it will be equal to F equal to Q B B। और अगर हम ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें थारोली तो पता चलेगा कि इट इक्वेशन this equation gives a maximum value when theta equal to 90 degree। जब थीटा 90 हो रहा है तो ये इक्वेशन मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये हो गया मैक्सिमम फोर्स। इसका मतलब हो गया कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज व्हेन इट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम फोर्स। तो ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब अगर इसके लिए हम डायग्राम, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी रीजन में और नॉर्मली इनवर्ड है, मतलब इनवर्ड फ्रॉम द बोर्ड से अंदर की ओर है, और ये जो कंडीशन है वो है कोई पार्टिकल है और उसकी ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये भी है। वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए तो जो फोर्स होगा that will be perpendicular to the plane containing the two vectors v और v को जो वेक्टर कंटेन कर रहा है, जो प्लेन कंटेन कर रहा है, उन दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड हो जाएगी f। चूंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल होता है ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसलिए ये चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता। और चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है तो ये जो चार्ज पार्टिकल है उस पर कंटिन्यूअसली इनवर्ड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर। जैसे ही चार्ज पार्टिकल आएगा तो इनवर्ड डिफ्लेक्शन, ये फोर्स उसको इनवर्ड अट्रैक्ट करेगा या डिफ्लेक्ट करेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट पर तो वेलोसिटी यहाँ है, लेकिन जैसे ही वो इस पॉइंट पर आया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो फिर इस डायरेक्शन में हो जाएगी। यहाँ आएगा तो वेलोसिटी इधर हो जाएगी, यहाँ पहुंचेगा तो ये वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स के बीच का जो एंगल है वो हर कंडीशन पर फोर्स के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री मेंटेन रहेगा। इसका मतलब हुआ कि चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस एन इनवर्ड डिफ्लेक्शन
एंड ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन इट फॉलोज ए सर्कुलर पाथ। इस इनवर्ड डिफ्लेक्शन के कारण कंटिन्यूअस डिफ्लेक्शन उसको फील होता है और जिसके कारण वो इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। अब जब पाथ सर्कुलर हो गया तो क्या हुआ, सर्कुलर पाथ हो गया, इसका मतलब देयर विल बी ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना तो सर्कुलर पाथ हो नहीं सकता। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा फोर्स होता है, फोर्स दैट एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। तो अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, हियर इट इज मैग्नेटिक फोर्स। It means this magnetic force acting on a charged particle provides necessary centripetal force for the circular path of the charged particle, and it will be equal to mv square by r. If r is the radius of the circular path, then mv square by r will be equal to qb, क्योंकि यहाँ थीटा जो है वो 90 हो गया b और b के बीच का मैक्सिमम फोर्स काम कर रहा है। अब ये आया तो हम यहां से रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो v से ये v स्क्वायर कैंसिल होगा तो एक पावर यहां से कैंसिल हो गई और अपने को r चाहिए तो ये r इक्वल टू हो जाएगा mv, ये qb, नहीं r की वैल्यू फाइंड करना तो r को इधर भेजो, इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा mv बाई qb। ये हो गई रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इसके बाद है पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी कि जब ये सर्कुलर पाथ पर है तो इसका एक वो टाइम पीरियड फाइंड करना है जितने में ये एक रोटेशन कंप्लीट कर ले, एक बार सर्कुलर पाथ को ट्रेस कर ले, तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, ये हो जाएगा पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड मतलब एक रिवोल्यूशन में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, सरकमफेरेंस के बराबर। सरकमफेरेंस क्या होगी 2 पाई r, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो स्पीड हो जाएगी उसकी v। ये हो गया t इक्वल टू 2 पाई r बाई v, ये फार्मूला हो गया। अब अगर v की वैल्यू हम पुट कर दें या r की वैल्यू पुट कर दें तो r की वैल्यू यहां से पुट करो तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई बाई v इंटू r इक्वल टू हो जाएगा mv बाई qb। v से v कैंसिल हो गया तो t इक्वल टू 2 पाई m बाई qb। ये जो इक्वेशन है ये और यूजफुल है और ये बता रहा है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी पर टाइम पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा है, उसके रेडियस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, स्मॉल r पर भी वो डिपेंड नहीं कर रहा है। और यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन फाइंड करें, फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय न्यू, एन और एफ, तो तीनों में से किसी से भी लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 बाई टी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एंड देयरफॉर एफ विल बी गिवन एज qb अपॉन 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। थर्ड केस है कि अगर चार्ज पार्टिकल, एक तो हो गया कि पैरेलल इंटर किया, तो पैरेलल इंटर किया तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, कोई एक्सीलरेशन उसको नहीं मिलेगा और वो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता रहेगा। दूसरा है कि वो 90 डिग्री पर इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको सर्कुलर पाथ में बना दे, मेंटेन कर देगी, डाल देगी। तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ ट्रेस आउट करेगा। लेकिन थर्ड केस है इफ इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड v। सपोज करो कि ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और जो चार्ज पार्टिकल है वो थीटा एंगल पर इसमें इंटर कर रहा है। तो ये
चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पर इसमें इंटर किया बाय मेकिंग विद इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर बी के साथ वो ये मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन है और वो बी के साथ थीटा एंगल पर इंटर कर गया मैग्नेटिक फील्ड में। तो देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी जो वेक्टर है इसकी कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है यहाँ, ना तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, ना तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, और ना ही वो एक्स एक्सिस हो गई और ना ही वो वाई एक्सिस के अलोंग है, बल्कि दोनों के बीच में किसी एंगल पर काम कर रहा है। तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। देयर विल बी टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वन इज टर्म्ड एज v cos थीटा अलोंग x एक्सिस, अनदर वन इज v sin थीटा। बट अब अगर हम अपने प्रीवियस जो दो केसेज हैं उनको समझने की कोशिश करें तो v cos थीटा इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में ये v cos थीटा है। तो v cos थीटा इसके पैरेलल डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये हो गया कि v cos थीटा हैज ए टेंडेंसी टू मूव द चार्ज पार्टिकल पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो ये चाहेगा कि ये v cos थीटा उसके पैरेलल ऐसे स्ट्रेट मूव करता रहे। तो इसकी टेंडेंसी क्या है? v cos थीटा हैज ए टेंडेंसी टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन, while v sin थीटा which is perpendicular to the magnetic field। अब ये वेलोसिटी जो है v sin थीटा ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इट हैज ए टेंडेंसी टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। इस v sin थीटा की टेंडेंसी क्या है कि वो इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में डाल दे, जैसा पीछे हमने पढ़ रखा था। तो there are two velocities, one along horizontal axis which has a tendency to move the charge particle in a straight line, another one along vertical axis or at 90 degree, and this has a tendency to move the charge particle in circular motion. So by following these two, charge particle moves in helical path. It follows both the velocities. Along x-axis v cos theta, it follows a straight line path, and due to v sin theta, it follows circular path. तो ये रिवॉल्व करता हुआ ऐसे एडवांस होता रहता है, आगे बढ़ता है, घूमता हुआ आगे बढ़ता रहता है। इस तरह का जो पाथ होता है उसको बोलते हैं हेलिकल पाथ, और इसको बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। इसको बोलते हैं पिच। अब पिच वगैरह आप किसी नेट बोल्ट सिस्टम को देखा होगा तो उसमें भी वो पिच बनी होती। जब आप उसको रोटेट करते हो तो एक रोटेशन कंप्लीट करने में, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में जो नेट है वो जितनी वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर या नीचे मूव करता है वो उसकी पिच होती है। यहाँ भी यही है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में वो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है चार्ज पार्टिकल वो उसकी पिच होती है, जिसे बोलते हैं पिच ऑफ हेलिक्स। और यहाँ से अगर हम फाइंड करें रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो रेडियस होता है r इक्वल टू, अभी पीछे फार्मूला आपने डिराइव किया था mv/qb, लेकिन वहाँ जो वेलोसिटी थी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थी, तो वहाँ सीधे सीधे आपने ये अप्लाई कर दिया। यहाँ अपने पास दो वेलोसिटी है, v cos थीटा और v sin थीटा। तो सर्कुलर पाथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वेलोसिटी है वो है v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये जो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हो जाएगा mv sin थीटा बाई qb। ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। अब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी जो टाइम पीरियड है वो किसका है? तो सर्कुलर पाथ का है। एक सर्कुलर पाथ ट्रेस करने में जितना टाइम वो ले रहा है चार्ज पार्टिकल, तो इसका मतलब हुआ कि सर्कुलर पाथ के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होगी वो होगी, तो ये हो जाएगा 2 पाई r बाई b
परपेंडिकुलर। 2 पाई आर ये डिस्टेंस हो जाएगी सर्कुलर पाथ की सरकमफेरेंस के इक्वल, और ये बी परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। बी साइन थीटा कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। ये जो प्रीवियस रिलेशन है वही है, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। और यहाँ हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है, द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैज 2 concurrent motions, a linear motion in the direction of B, ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, एंड ए सर्कुलर मोशन इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द बी। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस कहलाएंगे, तो कोई प्लेन जो वाई जेड प्लेन बन रहा है उसमें ये सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रहा है। तो ये अब अगर हम पिच ऑफ हेलिक्स फाइंड करें, तो पिच ऑफ हेलिक्स होता है लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन 1 रिवोल्यूशन। तो ये हो जाएगा पिच। लीनियर डिस्टेंस ये होगी पिच, यही तो लीनियर डिस्टेंस होगी, इसको हमने लिख रखा है पिच। पिच ऑफ हेलिक्स इक्वल टू, यहाँ एक्स एक्सिस के अलावा कौन सी वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, तो बी पैरेलल इनटू पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड, स्पीड इनटू टाइम, ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो पिच हो जाएगी बी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम बाई क्यू बी। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 पिच इक्वल टू 2 पाई एम बी कॉस थीटा बाई क्यू बी। ये फार्मूला हो गया पिच का।